हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 में जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 1 जीवों में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं जनन क्या है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखता है, उसे जनन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो अपने समान संतानों को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। प्रत्येक जीव जो होता है वो अपने जीवन काल के दौरान प्राकृतिक मृत्यु से पहले जनन द्वारा अपनी संततियों को पैदा कर देता है और इसीलिए इस पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो आज से 500 वर्ष पहले भी मनुष्य पाए जाते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात आज भी इस पृथ्वी पर मनुष्य पाए जा रहे हैं। या हम अगर एक आम के पेड़ के पौधे की बात करें तो 500 साल पहले आम के पेड़ पाया जाता था, आज भी आम के पेड़ के पौधे पाए जा रहे हैं। या उनकी निरंतरता जो है वो बनी हुई है, तो यह केवल जनन द्वारा ही संभव हो पाया है। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रत्येक जीव अपनी मृत्यु से पहले अपने समान संतानों को पैदा कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनन। अब हम देखते हैं जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन क्या होता है? किसी जीव के जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। प्रत्येक जो जीव होता है वो एक निश्चित काल तक जीवित रहता है, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त करता है। यह एक दिन से लेकर के हजारों वर्ष तक हो सकता है। और प्राणियों का जो जीवन काल होता है उनके आकार व जटिलता पर निर्भर नहीं करता, आकार पर भी निर्भर नहीं करता और जटिलता पर भी निर्भर नहीं करता। जैसे अगर हम बात करें कौवा और तोते की, तो कौवा का जीवन अवधि जो होता है, औसत जीवन अवधि जो होता है वो होता है 15 वर्ष। और तोते का जीवन अवधि जो होता है वो होता है 140 वर्ष। इसी तरह से अगर हम बात करें मनुष्य की, तो उनका जीवन अवधि 75 से 100 वर्ष के बीच में होता है। और अगर हम बात करें हाथी की, तो इनका जीवन अवधि जो होता है वो 80 वर्ष होता है। तो अलग अलग जीवों की जीवन अवधि जो होती है वो अलग अलग होती है। कुछ कम समय के लिए जीवित रहते हैं तो कुछ अधिक समय के लिए जीवित रहते हैं। अब हम देखते हैं प्रजनन के आधारभूत लक्षण। तो प्रजनन के लिए क्या क्या आधारभूत लक्षण होना चाहिए एक जीव में? तो सबसे पहले जनन कोशिका में डीएनए का द्विगुणन। अगर हम एक कोशिका की बात करें तो एक कोशिका जो होता है उसमें अंदर में क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। तो ये डीएनए जो होता है इनकी मात्रा जो होती है वो डबल हो जाती है। दूसरा है कोशिका का विभाजन। तो ये या तो समसूत्री विभाजन होता है या फिर अर्धसूत्री विभाजन करके 2 भागों में ये बढ़ जाता है। फिर तीसरा होता है जनन रचनाओं या जनन इकाइयों का निर्माण। इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा जनन इकाई जैसे कि नर युग्मक या मादा युग्मक का निर्माण होता है और अंत में इन्हीं जनन इकाइयों के द्वारा नए संतति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रजनन के लिए 4 आधारभूत लक्षण हैं जिसके द्वारा जीवों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं प्रजनन के प्रकार की। तो प्रजनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन वह जनन है जिसमें 2 विपरीत लिंगों की आवश्यकता नहीं होती और केवल एक ही जनक के द्वारा बिना युग्मक निर्माण व निषेचन के ही नए जीव का निर्माण होता है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक ही जनक के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है और ये जो नया जीव होता है वो हूबहू अपने जनक के समान होता है, अतः इसे क्लोन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि क्लोन क्या है? तो क्लोन क्या होता है? आकारकी व आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। जैसे अलैंगिक प्रजनन में देखा जाए तो जनक कोशिका के द्वारा उन्हीं के समान संतति कोशिका का निर्माण होता है। जैसे अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा जो होता है वो जब अलैंगिक जनन करता है तो उन्हीं की हूबहू कॉपी जो होती है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, संतति,
इनका निर्माण होता है और ये संतति जो होता है वो पूरी तरह से अपने जनक के समान होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन में क्लोन क्यों बनते हैं? आपको पता होगा कि जीवों में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है या लक्षणों के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, तो वह होता है जीन। और जीन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जीन पाए जाते हैं डीएनए में। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गुणसूत्र में। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं केंद्रक में। तो इस तरह से केंद्रक में ही क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और डीएनए ही होता है जो अनुवांशिक इकाई होता है जो लक्षणों को क्या करता है, एक पीढ़ी से क्या करता है दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब हमारे शरीर की संरचना किस प्रकार की होगी, हमारे हाथ पैर की लंबाई कितनी होगी, ये सारा इन्फॉर्मेशन जो होता है वो डीएनए के पास होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे शरीर की संरचना का निर्माण होता है। क्योंकि अमीबा में जनन जो है वो एक ही जनक जीव के द्वारा हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है और जब एक कोशिका से दो कोशिका बनाता है तो एक एक कोशिका में एक एक डीएनए जो होता है वो चला जाता है और लास्ट में इनसे दो संतति कोशिका का निर्माण होता है। क्योंकि इसमें डीएनए जनक कोशिका का ही डीएनए की कॉपी कहाँ पे गया है, संतति कोशिकाओं में, और इसीलिए संतति कोशिकाएं जो होती है वो अपने हूबहू जनक के समान होता है या फिर क्या होता है, ये क्लोन होता है। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। दो विपरीत लिंग मतलब एक नर चाहिए उनके लिए और एक मादा, इनकी आवश्यकता होती है। इनमें से नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है जो आपस में संलयित होकर के युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। और लैंगिक जनन में उत्पन्न जो संतान होती है वो विभिन्नता युक्त होती है, या ये कहें कि अपने जनक से पूरी तरह से क्या होता है, भिन्न होता है। कारण क्या है, जैसे अगर बात करें नर और मादा की, तो नर से क्या होता है, नर युग्मक बनता है। नर से क्या बनता है, नर से नर युग्मक बनता है और मादा से बनता है मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की एक जो कोशिका होगी उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। नर में भी 46 होंगे और मादा में भी क्या होंगे, 46 होंगे। मतलब एक ऐसी कोशिका होती है द्विगुणित कोशिका। लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है, उस कंडीशन में ये जो युग्मक होता है या युग्मक की कोशिका जो होती है वो कैसे होती है, अगुणित होती है। मतलब इसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, 23। तो इस तरह से नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं वो मिलकर के क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। यहाँ पर बात करें नर युग्मक क्या होता है, स्पर्म होता है, और मादा युग्मक क्या होता है, ओवम होता है। तो स्पर्म और ओवम जो होते हैं वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। यही युग्मनज आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करता है जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है, जो अपने जनक से बिल्कुल ही भिन्न होता है या विभिन्नता युक्त होता है। क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों के अलग अलग जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं, एक साथ मिल करके एक नए डीएनए का निर्माण करते हैं। और इसी नए डीएनए के कारण जो नया जीव बनता है वो कैसा होता है, अपने जनकों से पूरी तरह से अलग होता है। अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार या अलैंगिक जनन की विधियाँ। तो बहुत सारी विधियाँ हैं अलैंगिक जनन की, जैसे कि विखंडन, मुकुलन, जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो अलैंगिक जनन की विधि में सबसे पहला है विखंडन द्वारा, बाय फिजन। इस विधि में जीव या कोशिका दो या अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है। ये भी दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन या बहुविखंडन। तो द्विविखंडन क्या होता है, या द्विविखंडन को द्विविभाजन भी कहते हैं, बाइनरी फिजन। इसमें जीव या कोशिका के मध्य भाग में एक खांच बनने से या दो भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है। ये अलग अलग प्रकार से जीव जो होते हैं वो बढ़ते हैं। जैसे अमीबा की बात करें तो उसमें क्या होता है, अनियमित विखंडन होता है। जैसे अमीबा जो होता है वो कोई से भी एंगल से क्या करता है, बढ़ करके दो भागों में बढ़ जाता है और दो नए संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। वहीं अगर हम बात करें पैरामीशियम या प्लेनेरिया की, तो पैरामीशियम और प्लेनेरिया जो होता है उसमें क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन मतलब क्या होता है कि पैरामीशियम की जो जनक कोशिका होती है वो बीच से अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा क्या करता है, ये दो संतति कोशिका का निर्माण कर लेता है। वहीं अगर हम बात करें युगलिना की, तो युगलिना में क्या होता है, लंबवत विखंडन होता है। लंबवत मतलब सीधे, जैसे ये युगलिना की जनक कोशिका है
तो जब इसमें विभाजन होना होता है उस कंडीशन में इसका जो केंद्रक होता है वो 2 भागों में बंटना चालू हो जाता है, और ये बीज से क्या करता है, विभाजन करता है। इस तरह से ये बीज से 2 भागों में बढ़ जाता है। इस तरह से 2 नए युगलिना का निर्माण होता है। तो द्विविखंडन या द्विविभाजन में क्या होता है, एक जीव से क्या होता है, 2 नए संतति कोशिका का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं बहुविखंडन। बहुविखंडन या जिनको मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं, इसमें जीव के शरीर में उपस्थित नाभिक या जो केंद्रक होता है वो कई बार विभाजित होकर के अनेक पुत्री नाभिक या डाटर न्यूक्ली का निर्माण करता है, जिसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य जमा हो जाता है और बाद में जनक कोशिका से अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण होता है। जैसे बहुविखंडन की जो क्रिया होती है वो प्लाज्मोडियम और अमीबा में देखने मिलता है। जैसे प्लाज्मोडियम की जो एक कोशिका होती है उसमें एक केंद्रक पाया जा रहा है, वो जो केंद्रक होता है वो क्या करता है, बहुत सारे केंद्रक का निर्माण कर लेता है, जिसको क्या बोल रहे हैं अपन, डाटर न्यूक्ली। और जब ये बहुत सारे केंद्रक बन जाता है, उस कंडीशन में यहाँ पे पाए जाने वाले जो कोशिका द्रव्य होते हैं वो केंद्रक को चारों तरफ से घेरना चालू कर देते हैं और एक एक नए कोशिका का निर्माण करते हैं। इन्हीं से फिर बाद में एक नए प्लाज्मोडियम का निर्माण होता है। वैसे ही अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा में भी सेम इसी प्रकार की कंडीशन देखने को मिलता है। अमीबा जो होता है उसमें उनका केंद्रक जो होता है वो कई केंद्रकों में बट जाता है और इनके चारों तरफ 3 लेयर बनता है, और इस कंडीशन में अमीबा को क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, सिस्ट या पोटी भी बोलते हैं इसको। तो बाद में ये जो केंद्रक होते हैं इनके चारों तरफ कोशिका द्रव्य जमा होकर के ये नए नए अमीबा को जन्म देता है। इस तरह से एक एक जो केंद्रक युक्त जो कोशिका था उनसे एक एक नए अमीबा का निर्माण होता है। फिर इसमें दूसरा होता है मुकुलन, मुकुल या बड का बनना। तो कुछ जीवों के शरीर पर एक छोटे से उभार या आउटग्रोथ या कलिका का निर्माण होता है। जैसे कि हम देखें हाइड्रा में, तो हाइड्रा में क्या होता है, एक छोटे से पहले क्या होता है, बड का निर्माण होता है जो पूर्ण विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है और मातृ कोशिका से स्वतंत्र होकर के ये स्वतंत्र जीवन यापन करता है। जैसे कि हाइड्रा में देखने को मिलता है, ईस्ट में और साइकॉन। तो हाइड्रा में क्या होता है, सबसे पहले एक छोटा सा उभार या आउटग्रोथ बनता है। ये उभार जो होता है वो धीरे धीरे लंबाई में वृद्धि करता है या विकसित होता है, और जब ये पूर्ण विकसित हो जाता है उस कंडीशन में ये मातृ पौधा से क्या होता है, ये अलग हो जाता है और एक नए संतति कोशिका का निर्माण करता है। तो इस तरह से मुकुलन के द्वारा भी क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है। तीसरा होता है इसमें बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन। तो कुछ निम्न श्रेणी के जीव जैसे कि शैवाल, कवक, प्रोटिस्टा में चल या अचल बीजाणुओं का निर्माण होता है जो अंकुरित होकर के क्या करते हैं, एक नए जीवों को उत्पन्न कर देते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे क्लेमाइडोमोनास, राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलिन, इन सभी में क्या होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। जैसे हम बात करें क्लेमाइडोमोनास की, तो ये क्लेमाइडोमोनास की एक कोशिका है जिसमें बाद में बहुत सारे क्या होते हैं, जूस्पोर या चल बीजाणु का निर्माण होता है। ये चल बीजाणु जो होते हैं वो दूर जाकर के एक एक नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण करते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें राइजोपस की, जो एक कवक होता है, इसमें इनकी जो माइसीलियम के ऊपरी हिस्से में क्या होता है, एक बीजाणुधानी का निर्माण होता है, जिसमें किसका बीजाणुधानी जो होता है उसमें स्पोरेंजियम का निर्माण होता है, और इसी स्पोरेंजियम के अंदर में क्या होता है, बीजाणु बनते हैं जो कैसे होते हैं, अचल होते हैं। एक एक बीजाणु जो होता है वो दूर जाकर के चिटक जाता है या गिर जाता है, और एक एक बीजाणु से पुनः एक एक नए माइसीलियम का क्या होता है, निर्माण होता है, और ये पुनः बाद में फिर क्या करते हैं, स्पोर का निर्माण करते हैं। वैसे ही अगर हम पेनिसिलिन जो एक कवक है उसकी बात करें, तो पेनिसिलिन में जो कोनेडिया फोर होते हैं उस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं, कोनेडिया लगे होते हैं। इसमें इसके स्पोर को क्या बोलते हैं, कोनेडिया। तो कोनेडिया जो होते हैं वो टूट टूट करके क्या होते हैं, गिरते जाते हैं, और एक एक कोनेडिया से फिर बाद में क्या होता है, एक एक नए पेनिसिलियम के हाइफी का निर्माण होता है। फिर अगला होता है इसमें पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन या जिसको क्या कहते हैं, रीजनरेशन, तो वह प्रजनन जिसमें जंतु का शरीर किन्हीं कारणों से कई टुकड़ों में कट जाता है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा जो होता है वो विकसित होकर के एक नया जीव बना देता है। जैसे कि प्लेनेरिया, हाइड्रा या स्टार्सफिश। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो छिपकली होता है उसके पूंछ अगर कट जाए तो उनके
शरीर में पुनः पुंज का निर्माण होता है। तो छिपकली में केवल पुंज में ही क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। लेकिन प्लेनेरिया, हाइड्रा और स्टारफिश जो होता है, खासकर सबसे ज़्यादा प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो प्लेनेरिया जो होता है, इनके अगर पेरेंट सेल को देखें तो ये कई खंडों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, और एक एक खंड जो होता है पुनः एक एक नए प्लेनेरिया का निर्माण करते हैं। फिर अगला है इसमें खंडी भवन, या जिनको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो ये खासकर पौधों में होता है। इसमें जनक जीव का पादप शरीर खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड वृद्धि करके जनक के समान नए पादप को क्या करते हैं, विकसित करते हैं, जैसे कि स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिस। ये स्पायरोगायरा की संरचना होती है, जिनको हम तालाब का रेशम भी कहते हैं। तो ये जो होता है वो कई खंडों में क्या होता है, ये टूट जाता है, और एक एक खंड जो होता है एक एक क्या करता है, स्पायरोगायरा का निर्माण करता है। मतलब ये जो होगा वो भी एक क्या करेगा, स्पायरोगायरा का निर्माण करेगा। ये खंड भी एक नए स्पायरोगायरा का निर्माण करेगा, ये खंड भी क्या होगा, एक नए स्पायरोगायरा का निर्माण करेगा। तो प्रत्येक खंड से क्या होता है, इसमें एक एक नए स्पायरोगायरा का निर्माण होता है। लास्ट है इसमें प्लाज्मोटोगैमी। तो कुछ एक कोश की बहुकेंद्रकी जीवों में जीव द्रव्य जो होता है वो विभाजित होकर के दो भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है। ये किसमें होता है, या तो एक कोश की जीव होता है वो, और कैसा होता है, इसमें केंद्रकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुकेंद्रकी होती है। जैसे एक जीव की बात करें, जैसे ओपेलाइना और पॉलीमिक्सा जो होता है इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ओपेलाइना जो होता है वो एक कोश की जीव होता है और इसमें क्या होता है, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, मतलब ये कैसा होता है, बहुकेंद्रकी। तो इसमें क्या होता है, ये इनके जो प्रोटोप्लाज्मा होते हैं वो दो भाग में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाता है। जैसे यहाँ से देखिए, ये बीच से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आधे भाग ऊपर की तरफ, आधे भाग नीचे, और एक एक भाग जो होता है वो क्या होता है, फिर से नए संतति कोशिका का निर्माण कर देता है। बाद में जब ये वयस्क का होता है तो अपने केंद्रकों की संख्या को वापस पा लेता है। जैसे मान के चलिए अभी अगर यहाँ पे 100 केंद्रक रहे होंगे तो 50 ऊपर चले गए, 50 नीचे, तो इसमें 50 होंगे, इसमें भी 50 होंगे। लेकिन जब ये वयस्क का होता है उस कंडीशन में इनकी संख्या जो होती है उनकी डबल, मतलब कितना जनक कोशिका मान के चलिए अगर ये 100 है तो इसमें भी कितने कितने हो जाएंगे, 100 की संख्या में। तो इस तरह से प्लाज्मोटोमी के द्वारा भी अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। अलैंगिक प्रजनन की एक और विधि होती है जो गैम्यूल के द्वारा होता है। तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनन एक विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाओं के समूह के द्वारा होता है, जिसे गैम्यूल कहते हैं। गैम्यूल क्या होता है, एक गोलाकार कोशिकाओं का समूह होता है। इसके चारों तरफ कटीली या काइटिनस आवरण पाया जाता है। जब किन्हीं कारणों से जनक जीव की मृत्यु हो जाती है तो गैम्यूल अनुकूल परिस्थिति आने पर नए जंतु का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार का गैम्यूल फॉर्मेशन जो होता है वो देखने को मिलता है स्पॉन्जिला में। स्पॉन्जिला जो होता है उनके शरीर के अंदर में छोटे छोटे कोशिकाओं का समूह बनता है, जिनको गैम्यूल कहते हैं। ये गैम्यूल का स्ट्रक्चर है, और यही गैम्यूल जो होता है वो आगे चल कर के नए जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे विधियों के द्वारा अलैंगिक प्रजनन